नमस्कार दोस्तों, 4 दिसंबर 2024 की बात है। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट सीएमए नीरज जोशी जी एक लेटर लिखते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट सीए रंजीत कुमार अग्रवाल जी को, जिसके अंदर वो अपना एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन कन्वे करते हैं आईसीएआई को। एक ऐसा डिसीजन जो आउटकम था एक सोशल मीडिया पोस्ट का, और एक ऐसा डिसीजन जिसके बाद एक नेशन वाइड आउटरीच छिड़ गया बिटवीन सीए, सीएस एंड सीएमए कम्युनिटी। ये डिसीजन ये था कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का अपना एक बोर्ड है जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसपे आईसीएआई के एक नॉमिनी मेंबर्स थे। तो अब यहां पर उन आईसीएआई के नॉमिनी मेंबर ने अपनी सोशल मीडिया पे एक ऐसा पोस्ट डाला, एक ऐसा वीडियो बनाया, जिसके बाद सीएमए कम्युनिटी को बहुत ही बुरा महसूस हुआ। डायरेक्ट टैक्स कोड में, नए डायरेक्ट टैक्स कोड में कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट अकाउंटेंट्स को टैक्स ऑडिट के लिए अलाउ कर रहे हैं। मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूं कि इस तरीके का कोई भी, किसी भी तरीके का कोई भी प्रस्ताव नहीं है, और इनकम टैक्स एक्ट में इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई प्रोफेशनल competent है to discharge the responsibility as tax auditor. They felt very bad, they felt very offended, they felt very disrespectful, जिसके चलते सीएमए कम्युनिटी ने ये डिसीजन लिया कि अब उन मेंबर को जो कि नॉमिनेटेड मेंबर थे आईसीएआई के बिहाफ पे ऑन द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, उनको इमीडिएट इफेक्ट से उनका नॉमिनेशन कैंसिलेशन किया जाएगा, और आईसीएआई से कहा जाएगा कि अब आप एक नए मेंबर को यहां पर अपॉइंट करेंगे। अभी जो लेटेस्ट डायरेक्ट टैक्स कोड प्रपोज किया गया है, उस बिल में क्लियरली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये चीज ऐड की है कि जो टैक्स ऑडिट है अब उसके राइट सिर्फ सीए के पास नहीं, सीएस और सीएमए के पास भी होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके कैंसिलेशन के बाद यहां पर कई सारे केसेस, कई सारी लीगल बैटल्स उनके ऊपर फाइल की गई। यहां पर आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग जगह से इनको बैकलैश आया। सीएमए कम्युनिटी ने बहुत सारे वीडियोस बनाए, यूट्यूब, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, हर जगह देयर वाज अ वॉर ऑफ वर्ड्स बिटवीन सीएस एंड सीएमएस। इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम वेयर देयर इज अ फेस ऑफ बिटवीन सीए एंड सीएमए फ्रेटर्निटी। ऐसा पहले कई बार हो चुका है जब ये दोनों फ्रेटर्निटी आमने सामने आई है। दोस्तों, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। ये वीडियो का थंबनेल आप देख सकते हैं यहां पर। सेक्शन 132 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर पावर एक्सरसाइज करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक संस्था का गठन किया, कमेटी का गठन किया, जिसका नाम है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी एनएफआरए, जो कि अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर एक ओवरसाइट बॉडी बनकर एक्ट करेगी। मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो भी ऑडिट कर रहे हैं, क्या वो ऑडिट सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनके काम को सुपरवाइज करने के लिए ये एक अथॉरिटी बनेगी। फिर क्या होना था, मैंने जैसे ये वीडियो डाला तो आप यहां अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर देयर इज अ वॉर ऑफ वर्ड्स। सीएमए वाले कहते हैं कि यार अब ये अच्छा हुआ है सीए लोगों के साथ, सीए लोग इतने सालों से मोनोपोली एंजॉय कर रहे थे, अब मजा आएगा ना भिड़ू। कई तरीके के मीम्स बनने लगे हैं, कई तरीके के कमेंट्स आने लगे हैं, और एक आपस में जुबानी जंग छिड़ चुकी है। इतना ही नहीं, आप लोगों को मैं बता दूं कि अब यहां पर इंडिया में डायरेक्ट टैक्स कोड की बात चल रही है। हां जी दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि 2025 के बजट में हमारा भारत सरकार कई सालों पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है उसको डिसकंटिन्यू कर एक नया एक्ट यहां पर लेके आने वाला, एक नया फ्रेश कोड लेकर आने वाला, जिसका नाम है डायरेक्ट टैक्स कोड। और ये डायरेक्ट टैक्स कोड के अंदर शायद अब सीएमए और सीएस मतलब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज को भी अधिकार दिया जाएगा टैक्स ऑडिट कंडक्ट करने का। ये एक ऐसा अधिकार है जो आजाद हिंदुस्तान के बाद से लेकर अभी तक सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास है। इसके ऊपर भी कई सारे डिस्कशंस चल रहे हैं, कई सारे वीडियोस बने हैं, और फिर होना क्या था, इन वीडियोस के बाद फिर चालू हो गई कमेंट्स और सोशल मीडिया पे कमेंटबाजी, जहां पर सीएमए, सीएस और सीए इंस्टीट्यूट के बच्चे आमने सामने आकर खड़े हो गए। जहां पर सीए इंस्टीट्यूट के बच्चे अपने राइट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं यार, ऑडिट करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का ही होता है, लेकिन सीएस और सीएमए स्टूडेंट्स कहते हैं कि व्हाई शुड यू हैव ऑल द फन। तो क्या है आखिर ये सच्चाई? क्यों ऐसा हो जाता है कि हमारे देश के ये तीन प्रोफेशनल पिलर्स सीए, सीएस और सीएमए ऐसी सिचुएशन में आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं? आखिर वो कौन सी सिचुएशन है और क्यों ऐसी सिचुएशन अराइज होती है कि ये तीन इंस्टीट्यूट जिन्हें अपना 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 काम करना चाहिए, आखिर ये एक दूसरे का काम छीनने के पीछे लगे? आखिर कौन सी वो सिचुएशन है जहां पे सरकार को कुछ सख्त कदम उठाने पड़े?
क्या हुआ था ऐसा जिसकी वजह से सीएमए इंस्टीट्यूट को एक हार्श डिसीजन लेना पड़ा, 4 दिसंबर को कैंसिलेशन करना पड़ा नॉमिनेशन ऑफ एस्टीम्ड सेंट्रल काउंसिल मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो के अंदर, जहां पर मैं आपको पूरी डिटेल्स दूंगा इन सारी चीजों के बारे में और डिटेल में बताऊंगा इन तीनों कोर्सेज के बारे में कि सीए, सीएस, सीएमए कौन है, क्या है और क्या कर सकते हैं, अलग अलग कानूनों में इनकी पावर क्या है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि एक ही परिवार के 3 सदस्य दैट इज सीए, सीएस और सीएमए अलग अलग सिचुएशंस में एक दूसरे के आमने सामने आके खड़े हो जाते हैं। ये तीनों प्रोफेशन जिनको एक साथ हाथ में हाथ, साथ में साथ काम कर कर देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को मिलकर आगे बढ़ाना चाहिए था, आखिर ऐसा क्यों होता है कि यही एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाने लगते हैं? तो इसको जानने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इनके इतिहास को जानना, ये जानना कि आखिर ये तीनों प्रोफेशंस क्यों बने थे, कैसे बने थे और कहां पर बने थे। दोस्तों, आजादी से पहले जब अंग्रेजों ने भारत पे राज किया था तो आजादी से पहले यहां पर इंडिया में कॉलोनियल सिस्टम बना था, कंपनी सिस्टम बना था, और फिर ब्रिटिश कंपनी एक्ट के बेसिस पर इंडिया में एक एक्ट बना था, कंपनीज एक्ट 1857, जिसमें पहली बार ये एक रिक्वायरमेंट रखी गई कि जो भारतीय कंपनीज है उनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना था। 1857 के एक्ट के बाद में फिर चेंजेस आए 1913 में। 1913 के कंपनीज एक्ट में पहली बार यह कहा गया कि कुछ इंडियन कंपनीज को, जिसको वहां डिफाइन किया गया था, अब उनको मैंडेटरीली अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करवाने होंगे। फिर बात क्या थी? 1857 के बाद अकाउंटेंट्स की डिमांड जनरेट हुई और 1913 के बाद ऑडिटर्स की डिमांड जनरेट हुई। दोस्तों, उस समय हमारे हिंदुस्तान में कोई ऐसी एक संस्था नहीं थी, कोई ऐसी एक इंस्टीट्यूट नहीं थी जो ऑडिट और ऑडिटर्स से गवर्न कर सके। तो फिर वहां पर जो हमारी ब्रिटिश बेस्ड सोसाइटी ऑफ अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर्स थी, उन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स को एडमिशन देना चालू किया। वो सभी इंडियन स्टूडेंट जो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के फील्ड में कुछ करियर बनाना चाहते हैं, एंड अकॉर्डिंगली दे स्टार्टेड गिविंग मेंबरशिप्स ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। और फिर ये ऑडिटिंग फंक्शन इंडिया में कंटिन्यू होता गया। आजादी के बाद 1 जुलाई 1949 को एक एक्ट बनाया गया जिसका नाम था द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, जिसके अंतर्गत एक संस्था का गठन किया गया जिसका नाम है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अब ICAI या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया भारत सरकार ने इसीलिए बनाया क्योंकि 1857 में अकाउंटिंग और 1913 में जो ऑडिटिंग फंक्शन करना था, यह समझने की बात है, ये ऑडिटिंग और अकाउंटिंग फंक्शन करने के लिए भारत सरकार चाहती थी कि हमारे देश में कोई ऐसी डेडिकेटेड संस्था हो जो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग से जुड़े नियम और कानून बना सके। सिर्फ इतना ही नहीं, तो दोस्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया वाज एंट्रस्टेड विद द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ सेटिंग अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, कंडक्टिंग एग्जाम्स, carrying exams, certifying chartered accountants and taking disciplinary actions over their members. इतना ही नहीं, over the period of time they have played key and important role in the nation building. वो समय समय पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाते गए। तो 21 अप्रैल 1977 को उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब अकाउंटिंग करने के नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, हमारे देश में अकाउंटिंग कैसे की जाती है उसके नियम बनाने वाली जो संस्था है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। क्योंकि सीए इंस्टीट्यूट के मेंबर्स कंपनीज के और नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के ऑडिट करते थे, तो ऑडिट कैसे किए जाते हैं उसके रूल्स जो होते हैं उसे कहते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ये बनाने वाली भी है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। दोस्तों, ये ICAI है जिसने IFRS को इंप्लीमेंट करने में एक बहुत ही पिवोटल रोल प्ले किया। IFRS मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ताकि हमारे हिंदुस्तान के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ग्लोबल रिकॉग्निशन पा सके। 1991 के अंदर जब लिबरलाइजेशन हुआ उसके बाद हमारे इकोनॉमी को मजबूत करने में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग योगदान था, बिकॉज फिर वहां पर उनका जो योगदान था, जो कंट्रीब्यूशन था, वो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग से आगे बढ़कर बढ़ा टुवर्ड्स टैक्सेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो दोस्तों, यहां से आपको समझ में आया होगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आखिर क्यों बने। ऐसा क्या हुआ कि भारत सरकार को चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन की जरूरत पड़ी। ये आप लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है, तभी जाकर आप इस पूरे टॉपिक का कंक्लूजन निकाल पाएंगे। तो 4 मुख्य शब्द हम लोगों को चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन से मिले हैं: अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, FM। तो आइए जानते हैं अगले प्रोफेशन के बारे में, दैट इज कंपनी सेक्रेटरीज प्रोफेशन के बारे में। कंपनी सेक्रेटरीज के रूट्स भी आजादी के पहले से ही आते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अंग्रेजों ने जिस तरीके से हम लोगों पे राज किया था, जिस तरीके से कॉलोनियल सिस्टम इंडिया में बनाया था, यहां पर आए
कंपनी बनाई, बिजनेस किया और बिजनेस कर कर लूट कर हमें वापस चले गए। तो इसके भी जड़ें जो है सीएस इंस्टीट्यूट की वहीं से जुड़ी है। तो दोस्तों आजादी के पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1913 में मेजर अमेंडमेंट्स हुए कंपनीज एक्ट के अंदर। ये जो मेजर अमेंडमेंट्स हुए कंपनीज एक्ट के अंदर, तब यहां पर पहली बार इंट्रोडक्शन किया गया एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर का, एक ऐसे ऑफिशियल का जिसकी जिम्मेदारी थी यह देखना कि कंपनी लॉ अच्छे से कंप्लाई हो रहा है या नहीं, क्या कंपनी इससे जुड़े दस्तावेज अच्छे से मेंटेन कर पा रही है और क्या इन दस्तावेजों का कॉरेस्पॉन्डेंस हो रहा है, कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन कंपनी एंड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, correspondence between the management of the company and the shareholder of company and so on। इतना ही नहीं, ऐसा ही नहीं, उस समय हमारे देश में ऐसे प्रोफेशनल्स की बहुत डिमांड बढ़ने लगी जिनको कंपनी लॉ का नॉलेज था, लेकिन क्योंकि उस समय ऐसी कोई संस्था नहीं थी तो ये बहुत अनरेगुलेटेड चलता था। और फिर यूके की जो ऑर्गेनाइजेशन थी दैट इज चार्टर्ड गवर्नेंस इंस्टीट्यूट, जिसको पहले जाना जाता था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सेक्रेटरीज एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो कि यूके बेस्ड इंस्टीट्यूट है, वो इंडियन स्टूडेंट्स को एडमिशन देने लगी। दोस्तों ये सिलसिला चलता रहा 1968 तक। हाँ जी दोस्तों, 1968 के अंदर गठन होता है एक संस्था का जिसका नाम है द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया में। हाउएवर इनका जो एक्ट है द कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट वो 1980 में आया था, लेकिन ये संस्था जो है 1968 में बन चुकी थी। कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर फिर बाद में मेजर अमेंडमेंट्स होते हैं जहां पर इन प्रोफेशनल्स को, कंपनी सेक्रेटरीज को और भी ज्यादा एम्पावर किया जाता है, क्योंकि 1956 कंपनी एक्ट के अंदर अब कुछ ऐसे नियम आते हैं जो कहते हैं कि कुछ कंपनीज को मैंडेटरीली एक फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ेगा, अगेन फॉर कंप्लायंसेस, रिकॉर्ड कीपिंग एंड कॉरेस्पॉन्डेंसेस ऑफ द कंपनी। तो अगर कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन से जुड़े हुए 4 वर्ड्स को मैं यहां पर हाईलाइट करूं, ये 4 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो 4 शब्द होंगे, नंबर 1 एडमिनिस्ट्रेशन, नंबर 2 कंप्लायंसेस, नंबर 3 सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस एंड नंबर 4 लीगल कंप्लायंसेस। दोस्तों 17th सेंचुरी के अंदर ब्रिटिश में एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ टेक्सटाइल एंड जूट, जहां पर इंडस्ट्रियलिस्ट को अब ऐसा लगने लगा कि यार कोई ऐसा हो जो हमें बताए कि हम हमारे बिजनेस को ऑप्टिमाइज कैसे करें, कैसे हम हमारे बिजनेस में कॉस्ट को रिड्यूस करें, कैसे कॉस्ट को रेगुलेट करें और किस तरीके से हमारे बिजनेस के प्रॉफिट्स को बढ़ाएं। और फिर क्या था, यहां पर जन्म हुआ एक नए प्रोफेशनल का जिसका नाम था कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, CWA, जिसको आज हम CMA के नाम से जानते हैं। वेल इसकी भी एक कहानी है, देखते हैं। अब क्योंकि ब्रिटिश के अंदर जो ब्रिटेन में जो ये डिमांड जनरेट हुई थी, यही डिमांड इंडिया में कैरी फॉरवर्ड होना ही था, बिकॉज ब्रिटेन जो है इंडिया पे राज कर रहा था और यहां पर भी यही डिमांड थी कि यार हमें कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स मिल जाए जो स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को हेल्प कर सके, असिस्ट कर सके कि हम हमारी कॉस्ट को कैसे असरटेन करें, कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करें और कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करें। तो इंडिया में क्योंकि इसके ऊपर कोई एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन नहीं बना था, इसे रेगुलेट किया जाता था अगेन लंदन बेस्ड इंस्टीट्यूट जिसका नाम था द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स, जिसको आज इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स के नाम से जाना जाता है। इंडिया के अंदर एक कानून पास किया गया और वो कानून पास कर एक कंपनी बनाई गई और वो कंपनी के अंतर्गत एक इंस्टीट्यूट बनी जिसका नाम था द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। हाँ जी दोस्तों, और ये जो बना था ये एक एक्ट के अंदर बना था, द कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स एक्ट 1959। अब ये जो इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराया गया था कि आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स बनाने हैं, ठीक उसी तरह जैसे CA इंस्टीट्यूट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए, कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट ने सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स बनाए, आप लोगों को बनाने हैं कॉस्टिंग स्टैंडर्ड्स, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशंस है, स्पेशली जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स है, जिनको कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो कॉस्ट असरटेन कर सके। इतना ही नहीं, आपको कॉस्ट ऑडिट्स कंडक्ट करना है, आपको सिलेबस डिजाइन करना है, आपको रूल्स बनाने हैं और आपको अपने स्टूडेंट फ्रेटर्निटी का ध्यान रखना है। दोस्तों 2012 में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का नाम बदलकर कर दिया गया था इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, अगेन जिसका नोमेनक्लेचर उन लोगों ने डिसाइड किया था ICAI। कल उसके ऊपर से एक अलग से डिबेट हुई थी जो मैं अभी इस वीडियो में एड्रेस नहीं कर रहा हूं। तो अगर मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स से जुड़े हुए 4 शब्दों को यहां पर हाईलाइट करूं तो पहला शब्द होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, दूसरा शब्द होता है मैनेजमेंट, तीसरा शब्द होता है मैन्युफैक्चरिंग और चौथा शब्द होता है कॉस्ट ऑडिट्स। सो दोस्तों, अब जब हम CA, CS और CMA प्रोफेशन के बारे में समझ चुके हैं, इनका इतिहास जान चुके हैं वो कारण जिनके वजह से इन प्रोफेशन का जन्म हुआ था, जान चुके हैं कि ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या इन रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट की,
तो अब हम लोग एक टेबल में देख लेते हैं कि इन लोगों की राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। आप लोगों के लिए चीजों को सिंपल बनाने के लिए मैंने यहां पर एक टेबल बनाई है जिसमें मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि अलग अलग एक्ट में अलग अलग कामों के लिए कौन ऑथराइज है, एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है। दोस्तों वो 4 शब्द जो हमने निकाले हैं इन प्रोफेशंस को डिफाइन करने के लिए वो आप लोगों के सामने है। सीएस को डिफाइन करते हैं अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंस। सीएस को डिफाइन किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्लायंस, सेक्रेटरियल, लीगल, और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट को डिफाइन करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मैनेजमेंट एंड कॉस्ट ऑडिट। दोस्तों अगर कंपनीज एक्ट के स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात करें तो सीएस आर एलिजिबल। टैक्स ऑडिट सेक्शन 44AB की बात करें तो राइट नाउ ओनली सीएस आर एलिजिबल, लेकिन इसके ऊपर अलग से चर्चा करेंगे वीडियो के लास्ट पार्ट में। जीएसटी ऑडिट्स कैन बी कंडक्टेड बाय ओनली सीएस। इंटरनल ऑडिट कंडक्ट करने के लिए तीनों प्रोफेशनल्स एलिजिबल है। कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट अकाउंटेंट, सेक्रेटरियल ऑडिट कैन बी कंडक्टेड ओनली एंड ओनली बाय कंपनी सेक्रेटरीज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सर्टिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कर सकता है। कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का सर्टिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कर सकता है। कॉर्पोरेट लॉ कंप्लायंसेस, जहां तक बात है कंप्लायंसेस की, तो एक्सक्लूसिव अथॉरिटी जो है वो सिर्फ कंपनी सेक्रेटरीज के पास है। हाउएवर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन प्ले द एडवाइजरी रोल बट ही कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन। रिप्रेजेंटेशंस बिफोर अथॉरिटी की अगर बात की जाए तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल या फिर सेबी के सामने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है, जबकि एक कंपनी सेक्रेटरी एनसीएलटी में क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर हम लोग बात करें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स की, सो दे कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट क्लाइंट बिफोर जीएसटी अथॉरिटीज एंड सेबी इन सर्टन केसेस। प्रिपरेशन ऑफ टैक्स रिटर्न्स की बात करें तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर ऑथराइज्ड टू प्रिपेयर and certified tax returns for business as well as individual. Company secretaries are not authorized and CMAs are limited eligibility for preparing indirect tax returns like GST returns. Management advisory services की बात करें तो chartered accountants are authorized to provide financial and strategic advisory services. Company secretaries are also authorized to provide governance and compliance advisory services, and CMAs are authorized to provide cost and performance management advisory. Same thing goes for valuation services, same thing goes for insolvency professional as well as forensic audits. So key takeaways अगर आप यहां से लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट करना है कि सीएस आर डोमिनेंट इन स्टैट्यूटरी ऑडिट्स, टैक्स ऑडिट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्टिफिकेशन एंड रिप्रेजेंटेशन इन टैक्सेशन मैटर्स. Company secretaries are having exclusive authority in secretarial audits, corporate law compliances and government related certifications, whereas cost and management accountants are specialists in cost audits, cost management and cost related certifications with emerging role in performance of management and forensic analysis. So दोस्तों आप लोगों ने देखा है कि किस तरीके से मैंने आप लोगों के लिए कंपैरेटिव टेबल बनाया सीएस, सीएस और सीएमए प्रोफेशन के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करते हुए। तो यहां से आप लोगों को अब धीरे धीरे करके क्लैरिटी आ रही होगी कि आखिर जब तीनों इंस्टीट्यूट्स और तीनों प्रोफेशनल्स के काम इतने डिफाइंड है फिर भी ये झगड़ा क्यों कर रहे हैं। एक और पॉइंट को मैं यहां पर हाईलाइट करना चाहता हूं विच इज एडिंग फ्यूल टू द फायर, वो है डायरेक्ट टैक्स कोड DTC। हाँ जी दोस्तों, इंडिया में आज जो इनकम टैक्स एक्ट लागू हुआ है वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961। वो काफी सालों पुराना एक्ट है। अब ये पुराने एक्ट को बदलने की बात चल रही है और इसके अंतर्गत ये डिस्कशन चल रहा है कि एक नया टैक्स लॉ लाया जाएगा जिसका नाम है डायरेक्ट टैक्स कोड 2025, जो शायद भारत सरकार फरवरी 2025 के बजट में इंट्रोड्यूस कर सकती है। वेल अभी तक इसके ऊपर कुछ चर्चा हुई नहीं है और जो भी चल रहा है वो सारी की सारी चीजें रूमर्स हैं। वेल अब ये डिस्प्यूट कहां से आता है मैं आपको बताता हूं कि आज की डेट में इनकम टैक्स का जो सेक्शन 44AB है जो ये मैंडेटरी करता है कि कंपनीज विद द डिफाइंड टर्नओवर नीड्स टू कंपल्सरी गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड। कॉर्पोरेट, नॉन कॉर्पोरेट दोनों एसएससीज को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करवाने होंगे। तो ऑडिट किससे करवाने होंगे? ऑडिट करवाना होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट से। वेल 44AB ने डायरेक्टली चार्टर्ड अकाउंटेंट को डिफाइन नहीं किया है। जानने की बात है, सेक्शन 44AB कहता है द वर्ड अकाउंटेंट, और अकाउंटेंट इस शब्द को डिफाइन किया गया सेक्शन 288 सबसेक्शन 2 में, जहां पर कहा है दैट द अकाउंटेंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस टैक्स ऑडिट मींस अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब ऐसा कहा जा रहा है कि डायरेक्ट टैक्स कोड के अंदर भारत सरकार ये प्रपोज करना चाहता है कि ये जो अकाउंटेंट्स की डेफिनेशन है इसके अंदर हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज को भी ऐड करें, ताकि अब ऑडिट, टैक्स ऑडिट करने का अधिकार जो कि एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास है, ये अधिकार अब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज को भी मिलना चाहिए। वेल रियली स्पीकिंग ये मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए इस पे डिसीजन लेने वाले हम लोग कोई नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं कि अगर भारत सरकार ने इसके बारे में सोचा भी है
तो आखिर ऐसा क्यों सोचा है? दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि एक ऑडिटर है, वो अपने ऑडिट फंक्शन अच्छे से रिस्पॉन्सिबली डिस्चार्ज कर सके, इसी वजह से इनकम टैक्स एक्ट ने समय समय पर यहां पर एक लिमिट प्रिस्क्राइब की है कि एक सीए जो है वो मैक्सिमम कितने ऑडिट्स कर सकता है। आप यहां पर स्क्रीन पे टेबल में देख सकते हैं कि 1984 से पहले ऐसी कोई लिमिट नहीं थी, मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कितने भी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स पे साइन कर सकता था। लेकिन फिर धीरे धीरे जब पता चला कि विद मोर नंबर ऑफ ऑडिट्स कहीं ना कहीं कॉम्पिटेंसी को सैक्रिफाइस किया जा रहा है, कहीं ना कहीं प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सेटिस्फाई किया जाए, तो 1984 में एक लिमिट लगा दी गई कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा 20 टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स ही साइन कर सकता है। दिस लिमिट वाज देयर टिल 1998। 98 से 2001 तक ये लिमिट को बढ़ा के किया गया 30, फिर 2001 से 2 तक ये लिमिट थी 45 और 2002 में ये लिमिट बढ़ा के कर दी गई 60, जो आज भी है 60 ऑडिट्स की। दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि आखिर समय के साथ साथ ये लिमिट्स क्यों बढ़ती गई, जब भारत सरकार को पता है कि अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा प्रेशर में होगा, बहुत ज्यादा काम के प्रेशर में होगा, तो कहीं ना कहीं वो अपनी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। फिर आखिर ऐसा क्यों हुआ कि भारत सरकार समय के साथ साथ ये लिमिट्स को 20 से 30, 30 से 45 और 45 से 60 बढ़ाती गई? सिंपल एक रीजन से, हमारे देश में जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जरूरत है, आज उतने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मौजूद नहीं है। अगर मैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 288 सब सेक्शन 2 के हिसाब से जाऊं, जहां पर अकाउंटेंट की डेफिनेशन में सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑथराइज होते हैं टू कंडक्ट द ऑडिट फंक्शन, द टैक्स ऑडिट फंक्शन फॉर कॉर्पोरेट एंड नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, तो माय डियर फ्रेंड्स, आज बढ़ते हुए बिजनेस के साथ हमारे देश को बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जरूरत है ताकि ये डिमांड सप्लाई का गैप फुलफिल हो सके। लेकिन आज हमारे देश में उतने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं है जितनी ऑडिट की डिमांड बढ़ रही है, जिसकी वजह से भारत सरकार को कहीं ना कहीं यह चीज सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि क्या हमें डायरेक्ट टैक्स कोड के अंदर अकाउंटेंट की डेफिनेशन को एनहांस करना चाहिए, वाइडन करना चाहिए, ब्रॉड बनाना चाहिए। क्या हमें सीएमएस और सीएस को भी अथॉरिटी देनी चाहिए कि आप भी टैक्स ऑडिट कंडक्ट कर सकते हैं? तो दोस्तों, आपने अब इस वीडियो में देख लिया और जान लिया है कि कैसे ये तीनों प्रोफेशंस के अपने अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। इन तीनों का अपना एक अलग महत्व है। इन तीनों प्रोफेशंस और इन प्रोफेशनल्स को जानना पड़ेगा कि हम तीन अलग नहीं हैं। हम भारत की अर्थव्यवस्था के 3 पिलर्स हैं। हमारे अपने चैलेंजेस हैं, हमारी अपनी स्पेशलाइजेशंस हैं और हमें उसी के अनुसार काम करना होगा। मैं यहां पर एग्जांपल देना चाहता हूं मेडिकल प्रोफेशन का, जहां पर एमबीबीएस जो कि एक जनरल मेडिकल डॉक्टर होता है, उसके बाद में वो स्पेशलाइजेशन की तरफ जाता है और जब वो स्पेशलाइजेशन की तरफ जाता है तब उसे अपने स्पेसिफिक फील्ड का एक्सपर्टीज मिलता है। डेफिनेटली एक फिजिशियन जो है वो किसी भी बीमारी का इलाज कर सकता है, लेकिन जब आती है कोई स्पेशलाइज्ड बीमारी, चाहे वो हार्ट की हो या फिर वो कैंसर जैसी बीमारी की हो, सो यू विल हैव टू कंसल्ट अ कार्डियोलॉजिस्ट और एन ऑन्क्रोनोलॉजिस्ट। तो दोस्तों, यही चीज हम लोगों को समझनी पड़ेगी। We are the best brains in the nation and we are investing our time in all these negative things and just cutting each other. मुझे लगता है कि हमें हमारी एनर्जी को, हमें हमारे समय को और सबसे इंपॉर्टेंट है हमें हमारे इंटेलिजेंस को कंस्ट्रक्टिव चीजों में डालना चाहिए ताकि हम हमारे देश का, इसकी अर्थव्यवस्था का विकास कर सकें, ना कि एक दूसरे के शेयर में हम नजर डालें कि सीए क्या कर रहा है, सीएस क्या कर रहा है, सीए में क्या कर रहा है, और अगर ये चीज सीए कर रहा है तो सीएस और सीए में क्यों नहीं कर रहा है। आज की ये वीडियो बनाने के पीछे का उद्देश्य बहुत सिंपल था। जब तक आप इन तीनों का इतिहास नहीं जानेंगे, बर्थ नहीं जानेंगे, तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि ये तीनों प्रोफेशंस क्यों बने हैं और इनका भविष्य क्या है। कोई भी प्रोफेशन छोटा या बड़ा नहीं है, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। बिकॉज बहुत सिंपल सी चीज है, इफ द नेशन ग्रोज एवरी प्रोफेशन विल ग्रो। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप शेयर करें। हर वो स्टूडेंट जो सीए, सीएस, सीएमए कर रहा है, हर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट ऑन मैनेजमेंट अकाउंटेंट प्रोफेशनल के साथ शेयर करें, इनकी इंस्टीट्यूट्स के मैनेजमेंट के साथ, इनके इंस्टीट्यूट की बॉडी के साथ, ऑफिशियल्स के साथ, एम्प्लॉइज के साथ, स्टाफ के साथ, हर एक तक ये वीडियो को पहुंचाएं। बिकॉज ये वीडियो में मैं कोई हेट नहीं फैला रहा हूं, ये वीडियो में मैं कह रहा हूं कि एक दूसरे के खिलाफ लड़के, एक दूसरे को काट के, एक दूसरे के काम में एनक्रोच करने से बेहतर है कि हम लोग साथ में मिलकर आज एक ओथ लें। इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी को एक ओथ दिलवाना चाहता हूं और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं सबको कह रहा हूं, कमेंट सेक्शन में आपको ओथ डाल देनी है, आपको ओथ भर देना है। वी स्टैंड यूनाइटेड फॉर इंडिया। वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स।
मैं चाहता हूं कि सभी जने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भर दे वी स्टैंड यूनाइटेड फॉर इंडिया और अपने सीए, सीएस या सीएमए दोस्तों को टैग करें। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ओथ मुझे हर एक बच्चे से, हर एक प्रोफेशनल से चाहिए वी स्टैंड यूनाइटेड फॉर इंडिया, C into bracket A+S+MA। वी आर इंडिया, वी आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। थैंक यू सो मच। गुड डे ऑल।